हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हर शेप फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स लेक्चर की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में 3rd नंबर का लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों, जब भी हम सर्कुलर टर्न लेते हैं या आप अगर कभी मेले में गए होंगे तो मेले में मेरी गो राउंड होता है, पता है आपको छोटे छोटे बच्चे वो क्या बोल सकते हो, एनिमल्स होते हैं, जैसे घोड़ा होगा उसके ऊपर बैठते हैं या गाड़ी होगी उसके ऊपर बैठते हैं और वो सर्कल में घूमती रहती है गाड़ी। आपको पता है वो बच्चों का खेल होता है, बहुत खुश होते हैं। आप भी शायद बचपन में बैठे होंगे। मेरी गो राउंड में अगर ये सर्कल में समझो आपकी गाड़ी या जो भी है, आपको पता है ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट डायग्राम मैं नहीं निकाल पाऊंगा, ऐसा होता है और बच्चे इसमें घूमते गोल 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 ऐसे घूमते, यहाँ पे कुछ फिक्स किया होता है और ऐसे 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 कुछ होता है, गोल 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 सर्कल में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बैठे हो समझो, तो जब सर्कुलर मोशन हो रही है उस वक्त ये सर्कुलर पाते हैं, ऐसे बच्चे बैठे हैं एक 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 गाड़ी में, ऐसे गाड़ियाँ हैं। और जब ये अगर यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, अभी ये यूनिफॉर्मली मूव हो रहा है, और अगर इस बच्चे ने या आप बैठे हो यहाँ पे समझो, आपने अगर आँख बंद कर ली तो आँख बंद करने के बाद में आपको ऐसा फील होगा जैसे आप रेस्ट में हो। आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा कि आप कैसे हो, रेस्ट में हो। क्यों ऐसा लगता है? जबकि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, आपके ऊपर नेट फोर्स एक्ट होता ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। अगर फोर्स एक्ट होता है तो आपको लगना चाहिए कि फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। नेट फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। देखो, अगर यहाँ का पर्सन कंसिडर करेंगे, इसने अगर आग बंद कर ली समझो, तो उसको ऐसा लगता है कि रेस्ट में है। एक्चुअली इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंटर की तरफ, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों, इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि वो रेस्ट में है। आपके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है और फिर भी आपको रेस्ट में है ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आग बंद करने के बाद में उसको वो रेस्ट में फील हो रहा है। इसका मतलब कोई तो एक दूसरा फोर्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। वो रेस में नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस में नहीं है, ये पर्सन रेस में नहीं है, फिर भी उसको आग बंद करके अगर वो घूम रहा है वो मेरी गो राउंड में, तो उसको ऐसा लगता है कि वो रेस में है। इसीलिए हम लोग कंसिडर करते हैं और एक फोर्स इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, एफसीपी इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एफसीपी इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एफसीएफ इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, हमने इसके पहले सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाइड बाय अदर फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करते हैं। लेकिन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन क्या है ये मैं बता सकता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स। मून अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देखो मून अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अर्थ के सराउंडिंग में, ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में अगर मून सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मून सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वही ग्रेविटेशनल फोर्स इसको मून को मजबूर करता है कि वो सर्कल के सेंटर की तरफ सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग घूमे एंड उसके ऊपर नेट फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ एक्ट हो जाए। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का हम ओरिजिन बता सकते हैं, लेकिन बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन बताना पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए इसे कहते हैं सूडो फोर्स। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is pseudo force. Pseudo means the force whose origin cannot be defined. हम बता नहीं सकते कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, जस्ट हम समझते हैं यहाँ पे। अगर उस पर्सन को यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ पे जो बच्चा बैठा है या पर्सन बैठा है, इसको अगर फील हो रहा है कि उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली उसके ऊपर एक्ट हो रहा है सेंट्रीपिटल, फिर भी उसको नहीं लग रहा है, आँख बंद करने के बाद में उसे क्या लग रहा है कि उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए एक फोर्स कंसीडर करना पड़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जिसकी वजह से क्या नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो ये सूडो फोर्स है बच्चों, इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स। इसलिए आप दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट में है। लेकिन बच्चों इसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और एक एप्लीकेशन आपको समझना है। अगर ये मेरी गो राउंड यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली घूम रही है, यूनिफॉर्मली, तो क्या होता है? ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं? इक्वल। इसीलिए उसको लगता है कि वो कैसा है? रेस्ट में है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मेरी गो राउंड जस्ट सर्कुलर मोशन शुरू कर रहे हैं, जैसे बच्चा आ गए, बैठ गए यहाँ पे अलग अलग चेयर्स पे बैठ गए और बोलेंगे यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे पर्सन है, इसने क्या किया? इस मेरी गो राउंड को शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद में क्या होता है? पहले स्लोली 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 स्लोली, फिर क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। अब इस मेरी गो राउंड की स्पीड जब बढ़ती है बच्चों, ये कैसा है? इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कैसी है? जब शुरुआत में इसकी स्पीड बढ़ रही है उस वक्त ये कौन सी मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब स्पीड बढ़ रही है उस वक्त यहाँ पे जो बैठा है पर्सन, इसको ऐसा लिटरली फील होता है, इसको ऐसा लगता है कि ये बाहर के डायरेक्शन फेंका जा रहा है, बाहर के डायरेक्शन में जाता है। ऐसा जब भी ऐसा इनिशियली स्पीड बढ़ती है, जब तक स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, जब तक गोल 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 घूमने की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उस वक्त तक यहाँ पे बैठे हुए पर्सन को, बच्चे को बाहर के डायरेक्शन में, वो ऐसा लगता है कि वो बाहर के डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल में से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगती है। देखो, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगती है उस वक्त when angular velocity or linear speed, when speed v is increasing, जब स्पीड इंक्रीजिंग लगती है, when speed v is increasing, then FCF centrifugal force is greater than FCP। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये इस बच्चे के ऊपर बाहर के डायरेक्शन में आउटवर्ड फोर्स एक्ट होता है। इस बच्चे के ऊपर क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स एक्ट होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कम होता है, इसीलिए। और जब अब देखो शुरुआत में क्या होगा? शुरू करने के बाद में एक बार स्पीड बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते बाद में क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। फिर जब स्पीड कांस्टेंट होती है, सर्कुलर मोशन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, उस वक्त वापस क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। फिर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, शायद आपने बैठे होंगे मेरे गो राउंड में। तो अगर हम बात करेंगे इसके फार्मूला की, देखो इसका फार्मूला कैसा है।
इसका फार्मूला कैसा है देखो, मैंने आपको बताया है अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है इफ ऑब्जेक्ट of mass volume is performing circular motion अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह से देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये सर्कल का सेंटर है समझो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपको बताया है दो फोर्सेस एक्ट होते हैं एफ सी पी, एक होता है सर्कल के सेंटर की तरफ, एक ही ऑब्जेक्ट है ये मास स्मॉल एम वाला है, दूसरा है सर्कल के सेंटर से आगे, इसे कहेंगे एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कंसिडर करेंगे, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v है। ओके अब देखो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बताया जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगी, जब लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन की, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ऐसा मैंने बताया है। मतलब इफ v इज कांस्टेंट देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये भी फार्मूला होगा, दोनों बराबर है। मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं सभी फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए अप्लाई हो सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद में एम वी ओमेगा, ये तीनों फार्मूले किसके थे, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ओके वही फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए होगी। बाय मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन से अपोजिट है, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन से अपोजिट है। मेरा आपको एक सवाल है, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है? क्या आपको लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है? आपका सवाल शायद ऐसा आपको लगेगा कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बिल्कुल ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गया, ऐसा आपको लगेगा, जो गलत है। क्यों? एक्शन रिएक्शन ये दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर एक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इस बोर्ड के ऊपर ऐसा पंच मारेंगे तो बोर्ड के ऊपर एक्शन होगी, आपके हाथ को उसकी रिएक्शन मिलेगी। मतलब एक्शन बोर्ड के ऊपर है, रिएक्शन आपके हाथ को है। मतलब एक्शन रिएक्शन फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट होती है, लेकिन ये जो मास है ये एक ही ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल भी एक्ट हो रहा है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ये नहीं हो सकते। अब अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेक्टर फॉर्म कैसा होगा, देखो बच्चों वेक्टर फॉर्म कैसा होगा इसका। इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी एफ बार इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। देखो बच्चों यम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार, यम आर ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, यम ओमेगा स्क्वायर आर बार। कुछ लोगों को लगेगा ये इसमें और सेंट्रीपिटल में क्या डिफरेंस है। देखो ये सेंट्रीफ्यूगल के लिए है, सेंट्रीपिटल के लिए यहाँ पे निगेटिव लगता है। क्यों निगेटिव लगता है? क्योंकि रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में, देखो
रेडियस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन सेम ही है, इसीलिए निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन सेंट्रीपिटल एंड रेडियस वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए हम निगेटिव लगाते थे सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में। यहाँ पे हमें निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेक्टर फॉर्म में। अब देखो, जब भी हम सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखते हैं फोर्सेस का, तो दो तरीके हैं लिखने के। एक तरीका है नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सूडो फोर्स मानते हैं, इसलिए इसको लिखते ही नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम सूडो फोर्स मानते हैं, मतलब ये नेट फोर्स इज इक्वल टू कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्कस करें, लेकिन मैं इक्वेशन बता रहा हूँ। सर्कुलर मोशन के इक्वेशन के केस में नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यम ओमेगा स्क्वायर आर बार। नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल को कंसिडर ही नहीं करते। अगर सेंट्रीफ्यूगल को कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे? आप सबको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो कैसा होता है? प्लस। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स देखो कैसा होता है। एक तो ऐसा लिखो जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बिल्कुल भाव नहीं दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भाव नहीं दिया, सॉरी। नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल को भाव नहीं दिया बिल्कुल। अब देखो ऐसा भी लिखते हैं यम ओमेगा स्क्वायर आर बार। अब किसको भाव दिया? किसको माना है हमने? ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। प्लस है मतलब कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल। प्लस समेशन ऑफ रियल फोर्सेस। कुछ लोगों को मेरा सवाल है, समेशन ऑफ रियल फोर्सेस मतलब क्या होता है? जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सभी टाइप के रियल फोर्सेस एक्ट होते हैं, उन सब का मिला के सप्लाई होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये यम ओमेगा स्क्वायर आर बार, ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल। ये प्लस में है। समेशन ऑफ रियल फोर्सेस मतलब ये कौन सा फोर्स है? रियल फोर्सेस मत के एडिशन मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? निगेटिव, इक्वल टू दिस। या इसका मैग्नीट्यूड है रियल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। रियल फोर्सेस की एडिशन मतलब कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये प्लस है, ये क्या होने वाला है? माइनस। इसलिए एडिशन क्या आने वाली है इसकी? जीरो। ये भी लिखने का तरीका है इक्वेशन ऑफ फोर्सेस इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। देखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं इसमें। एप्लीकेशन ऑफ application of uniform circular motion। एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो अभी हमें डिस्कस करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है यह हमने देखा है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस हमें डिस्कस करने हैं। ओके, देखो इसमें अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे व्हीकल मूविंग along horizontal curve road।
व्हीकल मूविंग अलोंग हॉरिजेंटल कर्व रोड। देखो हॉरिजेंटल कर्व रोड के ऊपर व्हीकल मूव हो रहा है, देखो ऐसा हॉरिजेंटल कर्वेचर। मैंने आपको बताया कर्वेचर के अलोंग ये अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है तो सर्कुलर मोशन करता है। अगर व्हीकल ऐसा जा रहा है कर्वेचर के अलोंग, कुछ लोग कहेंगे टायर ऐसे कैसे, बैक से देख रहे हो, बैक व्यू है इसका, और ऐसे जा रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग। ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, ऐसे होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा सर्कल का सेंटर, और सेंटर से हम ये ज्वाइन करेंगे लाइन, तो ये क्या होगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, ये जो पाथ जा रहा है इसकी रेडियस r है। ओके, अब इसकी मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ जिसमें रोड को नहीं, सिर्फ इसको निकालूंगा। ये क्या है, व्हीकल, सिर्फ व्हीकल को निकालूंगा तो कैसा होगा, देखो mg वेट एक्ट हो रहा है व्हीकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं इस व्हीकल के ऊपर वो देख रहे हैं हम लोग। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसके बाद में फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के सेंटर से अवे, ये सर्कल का सेंटर इधर है, इससे अवे मतलब इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसा मानेंगे हम लोग। FCF, इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन FS एक्ट हो रहा है, ऐसा मानो। तो ऐसे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे, उन फोर्सेस की मैंने डायग्राम आपको निकाल के दिखाई है। कौन कौन से फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद में वेट, नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे कहीं पे सर्कल का सेंटर है मानो। अब देखो इन दिस केस क्या हो रहा है, देखो बच्चों इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे। इस व्हीकल का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एंड फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने FS या FR से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस फ्रिक्शनल फोर्स को। ओके, FS या FR से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो इस केस में वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। वेट को कौन बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि व्हीकल इक्विलिब्रियम में है बच्चों। इक्विलिब्रियम में मतलब समझता है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो देखो आप गाड़ी भगाते जाएंगे, जब सर्कुलर टर्न लेते हो उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो व्हीकल था ये कर्वेचर के बाहर ही जाने वाला था। ऐसा कर्वेचर है समझो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कर्वेचर के बाहर जा रहा था, मतलब सर्कुलर पाथ के बाहर जा रहा था। लेकिन ये टायर जो था, टायर एंड रोड सरफेस, इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया। मतलब ये स्लिप होके बाहर जाने वाला था लेकिन फ्रिक्शन की वजह से रुक गया। मतलब इसकी मूविंग टेंडेंसी कैसी थी, स्लिप होके इधर जाने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हुआ। और फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स सप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल के अपोजिट कौन होता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को
बैलेंस कर रहा है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। Also centrifugal force is balanced by friction। फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, FCF या फ्रिक्शनल फोर्स FS फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब कैसा होगा? देखो, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है सबको पता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू FCF मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या है? mv²/r। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं एज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या है? म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। होता है कि नहीं बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। एंड ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? mv²/r। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। एंड इक्वेशन 1 से देखो, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या है? म्यूएस। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या है? mg। है कि नहीं? देखो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μs/rg। मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √μs/rg। ओके बच्चों, v इज इक्वल टू √μs/rg। लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे कम स्पीड से चलाना पड़ेगा गाड़ी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली इतना कभी सप्लाई नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्स इससे थोड़ा कम ही सप्लाई होता है, इसीलिए आपको इस स्पीड से कम स्पीड में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। दिस इज अ मैक्सिमम सेफ स्पीड अलोंग हॉरिजेंटल कर्व रोड। हॉरिजेंटल कर्व रोड की ये मैक्सिमम स्पीड है, समझ लो ठीक से। ओके बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स सप्लाई करता था और जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? Vmax। इसे मैं रिमार्क भी बोल सकता हूँ, रिमार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकता हूँ। We have maximum speed of a vehicle along horizontal curve road is Vmax is equal to √μ/rg, μs into rg। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है μs। सबको एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा मैंने लिखा है। लेकिन ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आता है? देखो, जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा, जैसे जितनी गाड़ी बड़ी होगी, समझो ट्रक है और कार है, समझो दोनों रोड के ऊपर जा रहे, सबसे इम्पोर्टेंट है
जिसका वेट ज़्यादा होगा उसकी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी रोड सरफेस की, और जितना जितना वेट होगा उतना वो गाड़ी क्या करेगी, फ्रिक्शन करते हुए जाएगी रोड सरफेस से। जिसका वेट ज़्यादा उसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा। जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है उसको रोड सरफेस ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और जितनी ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना रफ ऐसा क्या करेंगे, फ्रिक्शन होते हुए जाएगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड फिर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन। ये म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। गाड़ी के टायर्स जो होते हैं एंड रोड सरफेस होता है उसके बीच में का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस। म्यू एस क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस। इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों वी मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गाड़ी तेज भगा सकते हो कर्वेचर के अलावा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज़्यादा करना है तो हमें रोड सरफेस को रफ बनाना पड़ेगा, और रोड सरफेस को अगर रफ बनाएंगे तो उसका असर ऐसा होता है गाड़ी के जो टायर्स है वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए रोड सरफेस को रफ करना मतलब सुटेबल नहीं है। गाड़ी की कर्वेचर के अलॉन्ग स्पीड बढ़ाने के लिए रोड सरफेस को रफ करना ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सीजन टू सीजन बदल सकता है। जैसे रेनी सीजन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बारिश की वजह से, जो बारिश का पानी है रोड सरफेस के ऊपर, उस पानी की वजह से रोड सरफेस आपको पता है स्लिप होती, गाड़ी जो है वो स्लिप होती है रोड सरफेस के अलावा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। इसलिए आप रेगुलर जिस स्पीड से गाड़ी चलाते हो कर्वेचर के अलावा उस स्पीड से रेनी सीजन में नहीं चला सकते, क्योंकि म्यू एस कम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। मतलब ये कुछ सुटेबल नहीं है, क्योंकि म्यू एस का कुछ भरोसा नहीं है, बदलता रहता है। इसीलिए इसी को रिप्लेस करने के लिए, इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड नाम का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड देखने के पहले और एक सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है जिसे हमें कंप्लीट करना है। ओके, ये समझ में आया होगा सबको। वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ नेक्स्ट हमारा जो ये है वेल ऑफ डेथ, जिसे हम लोग कहते हैं मौत का कुआं, जिसे हम क्या कहते हैं, मौत का कुआं। बच्चों आपने मौत का कुआं देखा होगा, जो सिलेंड्रिकल वॉल होता है, और उस सिलेंड्रिकल वॉल के अलॉन्ग अंदर से क्या करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। तो कभी मेले में आया होगा तो आपने देखा होगा मौत का कुआं, ऐसा सिलेंड्रिकल वॉल होता है। देखो इस सिलेंड्रिकल वॉल में क्या होता है, लोग ऊपर से देखते हैं, ऐसे शो को देखते हैं, सभी साइड से ऊपर से लोग देखते हैं, और अंदर कोई पर्सन ऐसी गाड़ी चलता है, सर्कुलर पाथ करोगे, सिलेंड्रिकल वॉल है और सिलेंडर है और उसके अंदर गाड़ी चलाता है अंदर से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसे कहते हैं डेथ वेल, मौत का कुआं। अब ये मौत का कुआं जो होता है डेथ वेल, इसमें अगर किसी पॉइंट पे अगर पर्सन है, समझो इस पॉइंट पे, तो इस पर्सन कहो या व्हीकल समझो, इसका वेट कौन से डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट की डायरेक्शन होती है स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट होता है mg, एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में है आपको पता है। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे मैंने चौक रखा है तो ये कहाँ जाने का प्रयास करेगा, नीचे, ग्रेविटी की तरफ नीचे जाने का प्रयास करेगा कि नहीं। मतलब अगर इसकी मूविंग टेंडेंसी नीचे होगी तो हमेशा ध्यान में रखना फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मूविंग स्लाइडिंग जो मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मूविंग टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है म्यूएस। उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसी होती है, नॉर्मल रिएक्शन कैसी होती है, ऐसे होती है एन टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पर्सन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगी या व्हीकल को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होगी। अगर ये पर्सन ऐसा गाड़ी गोल गोल घुमा रहा है तो इस पर्सन को आपको पता है इसी सर्कल में घूम रहा है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, मतलब वेट एंड फ्रिक्शनल फोर्स दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, तभी जाके ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, देखो ये सर्कल का सेंटर है, जिस सर्कल की रेडियस क्या है स्मॉल आर, उस सर्कल के सेंटर की तरफ देखो, सर्कल के सेंटर की तरफ क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, जिस सर्कल की रेडियस क्या है स्मॉल आर है। ओके, ये ऑडियंस है ऊपर से देख रही है मौत का हुआ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, जैसा हमने इसके पहले के केस में देखा है स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, वैसे ही इफ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग along circular path of radius small r, स्मॉल आर रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में अगर पर्सन घूम रहा है, गोल गाड़ी घूम रही है, तो इस केस में जैसा हमने इसके पहले वाले केस में किया है सेम तरीके से हमें यहां पे भी जाना है। कैसे, देखो नॉर्मल रिएक्शन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर कैपिटल एन, कौन सा फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन। कौन अप्लाई करेगा, ये सिलेंड्रिकल सरफेस इस व्हीकल को एक्ट करेगा, सर्कल के सेंटर की तरफ होगा। एफ फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बाद में इस व्हीकल का वेट, ओके। अब देखो एज इट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, में वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब समझता है ना, तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब एफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा होगा, इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा। इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रही है, सर्कल के सेंटर की तरफ है। मैंने इसके पहले भी बताया आपको, सर्कल के सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होगा वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करता है। ऑल्सो कैपिटल एन या सीधा ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन एन सप्लाइज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई करेगी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे, mv² अपॉन r, और सीधा हम ऐसा भी कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में अगर बताना है तो mr
ओमेगा स्क्वायर और यम वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। जैसे इसके पहले हमने डेरिवेशन को सॉल्व किया है, सेम तरीके से जाना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सिर्फ एक बात है बच्चों, सिर्फ एक बात जो जरूरी है वो कैसी है समझो। यहाँ पे मैं ये इरेज कर सकता हूँ ना, देखो फ्रिक्शनल फोर्स जो है बच्चों, डेथ वेल में बहुत रिस्क है गाड़ी चलाना, नीचे गिरेगी तो सीधा कुछ मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, ऐसा बोल सकते हो आप लोग ना, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, ऐसा है, बिल्कुल है। और एफ यानी क्या है, एफ यानी क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। अब देखो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। अब ग्रेटर देन कंसिडर करके एम कैंसिल किया समझो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, शिफ्ट करो उसे, z डिवाइड बाय म्यू आर, g डिवाइड बाय म्यू आर। ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g डिवाइड बाय म्यू आर। मतलब ओमेगा इससे ज़्यादा होगा, मतलब ये मिनिमम होगा। मिनिमम कितना होगा, एक तो ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर या तो g डिवाइड बाय म्यू आर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, तो इसके बराबर तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ओमेगा मिनिमम कितना होगा, g डिवाइड बाय म्यू आर स्क्वायर रूट के अंदर। ये मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस व्हीकल, ये व्हीकल जो घूम रहा है ना, इसको स्लो चलाना भारी पड़ सकता है, इसको कम से कम इतने एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ के अलोंग घुमाना पड़ेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो। यही डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में लीनियर स्पीड के लिए है। अगर यही डेरिवेशन अगर लीनियर स्पीड के लिए होगा तो कैसे करना है मैं बताता हूँ, ध्यान दो सब लोग। सिर्फ एम आर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया है, एंगुलर वेलोसिटी की जगह पे लीनियर वेलोसिटी निकालना पड़ता है। तो कैसा होगा, म्यू, देखो हमारे टेक्स्ट बुक में ने क्या किया है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, जो है नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसा लेंगे। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे हम एम आर ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम कैंसल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शिफ्ट करो, वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर जी डिवाइड बाई म्यू, ऐसा बोल सकते हैं, आर जी डिवाइड बाई म्यू। मतलब वी मिनिमम वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होना चाहिए, या तो इससे ज़्यादा या इसके बराबर, ये मिनिमम है, कम से कम बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बेटर है। मतलब वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी और जी आर बोल सकते हो डिवाइड बाई म्यू। दिस इज द मिनिमम स्पीड। इसे म्यू को म्यू एस से रिप्रेजेंट किया है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू एस से रिप्रेजेंट किया इन्होंने। ओके, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी, नहीं तो यहाँ पे जो गाड़ी चलाने वाला पर्सन है मौत के कुआं में, वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में 2 एप्लीकेशन डिस्कस किए हैं। अभी हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर 4, उसमें हम बैंकिंग ऑफ रोड क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।